गांव की मिट्टी से भरे आंगन में सुबह का सूरज झांक रहा था। शांति और रेखा, दो बहुएं जो एक ही आंगन में रहती थी, आज पहली बार अकेली ट्रेन से बाहर जा रही थी। देहरादून से दूर की ननद की शादी थी। दोनों को अकेले जाना था और यही बात गांव भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। शांति थोड़ी गंभीर और व्यवहारिक थी, जबकि रेखा चुलबुली और हाजिर जवाब थी। उम्र में केवल 2-3 साल का ही अंतर था, मगर सोच में बड़ा फर्क। पर मजे की बात तो ये थी कि दोनों की तकरार भी जोरदार होती थी और हंसी भी आती थी। दीदी बताओ तो सही, मैं पिंक वाला सूट पहनूं या रेड वाला? ट्रेन में थोड़ी स्मार्ट दिखना चाहिए ना। रेखा, तू ट्रेन में जा रही है या किसी फिल्म की शूटिंग में? पिंक रेड छोड़, आरामदायक सूट पहन। दीदी आपकी सादगी से तो टीटी भी पूछेगा, आंटी जी आप कहाँ से चढ़ी? और तेरे कपड़े देखकर पूछेगा, क्या टिकट है या इंस्टा रील बना रही हो? इस प्रकार दोनों की हंसी गूंज रही थी। दोनों के स्वभाव अलग अलग जरूर थे, पर रिश्ता गहरा था। पैकिंग चल रही थी। रेखा की नजर जहां कॉस्मेटिक पर थी, वहीं शांति दवाई, अचार और टिकट संभाल रही थी। लेकिन अब घर में लड़ाई किस चीज पर थी? बैग के अंदर जगह को लेकर। दीदी मेरे काजल और क्रीम के लिए बस एक पॉकेट दे दो, बाकी आप अपनी मठरी फैला लेना। तूने पूरे बैग को ब्यूटी पार्लर बना दिया है। मठरी नहीं ले जाऊंगी तो क्या ट्रेन में इंस्टा फिल्टर खाऊंगी? अरे दीदी मेरे मेकअप के सामान इतने भी क्या जगह घेर रहे हैं, थोड़ा सा दे दो ना स्पेस। ठीक है बाबा, रख ले तू भी अपना सामान। और इस तरह शांति ने अपने बेटे सोनू से करवाया गया रिजर्वेशन फिर से चेक किया। C3 बोगी, सीट नंबर 31 और 32। दोनों ने बैग उठाया और पड़ोस की औरतों को हम आ रहे हैं ऐसा वाला नजारा दिया और निकल पड़ी। बैलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में खेत, तालाब और हर वो घर गुजर रहा था जहां से ये दोनों सालों से जान पहचान रखती थी। पर सबसे तेज तो उनकी बातचीत चल रही थी। दीदी सोचो अगर ट्रेन छूट गई तो? मुझे तो लगता है हमें बाइक से जाना चाहिए था। बाइक से जाएगी तू, मैं तो गाड़ी में आराम से जाना चाहती हूँ। और ट्रेन छूटेगी नहीं। तू अपने पाउडर प्लान छोड़ और टिकट की चिंता कर। अगर स्टेशन पर कोई हैंडसम टीटी मिल गया तो मैं टिकट नहीं दिखाऊंगी, सीधा दिल दे बैठूंगी। तेरा दिल ज्यादा बार चढ़ चुका है ट्रेन पर, अब उतरने की बारी है। इसी चटपटी बातों के साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं, जहां कुछ देर में ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर माहौल हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। चाय वाले, कुली, टीटी और लाउड स्पीकर सभी अपनी अपनी धुन में थे। और बीच में थी ये दोनों बहुएं, एक साड़ी संभालती हुई तो दूसरी कैमरा ऑन करके फोटो लेती हुई। दीदी एक स्टेशन वाली फोटो तो बनती है ना? #गांव की बहुएं ट्रेन पर। फोटो बाद में, पहले ट्रेन पकड़ ले, वरना हैशटैग बदल जाएगा, गांव की बहुएं प्लेटफॉर्म पर छूटी। हमारा सामान तो हल्का है, पर जेठानी जी का गुस्सा बहुत भारी है। अरे चल नाटक बस, पहले C3 ढूंढ, फिर तू अपने जोक्स मारती रहना। इस तरह वो दोनों अपनी सीट को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद, रेखा चढ़ जल्दी, यही C3 है। देख 31, 32 सीट पर कोई बैठा है तो चुप मत रहना। दीदी आप टीटी हो या कोच कमांडर? इस तरह वो दोनों सीट पर पहुंच जाती हैं। सीट पर कोई नहीं था। राहत की सांस लेती हैं, लेकिन अब सुकून नहीं, शिकायतें चालू थी। दीदी आप नीचे बैठ गई तो ऊपर कौन जाएगा? मैं तो डरती हूँ ऊपर से गिर ना जाऊं। तू रोज बकवास से नहीं गिरती, ऊपर की सीट क्या गिरा देगी? एक बात बताऊं दीदी, आप जितनी खतरनाक दिखती हैं उतनी प्यारी भी हैं, जब तक गुस्से में ना हो। और तू जितनी प्यारी बनती है उतनी बच्ची भी है, जब तक चुप ना रहे। इस तरह ट्रेन चल पड़ी थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, पर अंदर सीट नंबर 31 और 32 हंसी, तकरार और व्यंग का उजाला कायम था। ये सफर सिर्फ 2 शहरों का नहीं था, 2 औरतों का साथ था, जो दोस्त भी थी, सलाहकार भी, देवरानी जेठानी भी और फुल ऑन कॉमेडी का पैकेज भी। ट्रेन की रफ्तार तेज थी, लेकिन कोच C3 में रफ्तार से ज्यादा तेज चल रही थी उनकी बातचीत। माहौल ऐसा था कि जैसे डिब्बे में कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। और इस शो की 2 हीरोइन थी, शांति और रेखा। कुछ देर बाद, दीदी आपकी मटरी में स्वाद तो है, पर थोड़ा कम तेल होता तो और बढ़िया होता। सही है दीदी, एक आपकी मटरी है और एक आपकी तारीफ, दोनों खुद ही करनी पड़ती है।
बगल में बैठी गीता मौसी जो अकेली यात्रा कर रही थी, दोनों की बातों से परेशान हो चुकी थी। बहुएं हो या बारात, इतना बोलती हो तो बाकी यात्रियों का क्या होगा? मौसी जी, हम बोल रहे हैं ताकि आप सो ना जाए। कौन उठाएगा फिर स्टेशन आने पर? और वैसे भी ट्रेन में नींद से अच्छा है थोड़ी हंसी। आजकल की बहुओं को न मर्यादा पता ना मरकस। इस तरह उन दोनों बहुओं को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही अगला स्टेशन आया, चाय वाले की आवाज गूंजी, ए चाय बोले चाय, चाय गर्मा गर्म चाय, स्पेशल चाहिए। भैया 2 चाय देना, एक मेरे लिए, एक इनके गुस्से को ठंडा करने के लिए। तू बस मजाक बना, गर्म चाय भी तेरे मजाक से डर के ठंडी हो जाएगी। मैडम, आप दोनों को टीवी पर आना चाहिए, रोज का एपिसोड फ्री में मिलेगा। ऐसा कहकर वो चाय वाला हंसते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उस रेलवे स्टेशन से एक नवविवाहित जोड़ा उनकी सीट के आगे आकर बैठ जाता है। पायल और रजत दोनों मोबाइल में मगन थे और सिर झुकाए चुपचाप सफर कर रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। तभी रेखा धीरे से शांति के कान में बोलती है, दीदी देखो वो जोड़े को, प्यार में है या फोन में? ट्रेन से उतरेंगे तो एक दूसरे का चेहरा याद भी रहेगा या नहीं? आजकल के नए जोड़े शादी में फोटो ज्यादा खींचती है, बातें कम होती है। ये बातें सुनकर नई नवेली दुल्हन पायल मुस्कुरा देती है। मैडम जी, हम भी आपकी तरह बन जाएंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए। बेटा, हमारी तरह बनने के लिए पहले मोबाइल से रिश्ता तोड़ना होगा, फिर मैं ये भी कोशिश कर लूंगी। अभी उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी पीछे की सीट पर बैठे थे एक पान चबाने वाले अंकल, जो हर 10 मिनट में खिड़की से थूक फेंकते। दीदी, ये अंकल हमें नहीं, खिड़की को पानी दे रहे हैं। सरकारी नल से कम नहीं, टाइम से टपकते हैं। अंकल जी, थोड़ी सावधानी रखिए, हमारा सूट सूखने लायक तो बचा रहे। देखो बिटिया, ये तो मेरी आदत है, और ट्रेन में आता हूँ तो पान जरूर खाता हूँ। अच्छा अंकल, फिर हम अगली बार आपको ट्रेन की खिड़की की जगह नल के पास बैठा देंगे। अरे ठीक है बिटिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी उन सभी की बातचीत चल रही थी कि तभी वहां पर अचानक से टीटी जी आ खड़े होते हैं। उनके हाथ में लिस्ट थी, आंखों में गंभीरता भी थी। टिकट दिखाइए मैडम। लीजिए, ये टिकट भी और साथ में हमारा हंसी का लाइसेंस भी। बिना टिकट वाले तो पकड़ में आएंगे, पर हमारे जैसा मनोरंजन आपको किस कोच में मिलेगा? मैं तो कहता हूँ कि रेलवे आपको फ्री पास दे दे, यात्रियों को एंटरटेन करने का मेहनताना समझकर। जी हाँ, आपने ये की ना पते की बात। इस तरह वो टीटी भी वहां से चला जाता है। ऐसे ही ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। अब धीरे धीरे रात गहराने लगती है। कुछ यात्री ऊँघने लगे थे, लेकिन कोच नंबर C3 का माहौल अब भी हल्का फुल्का बना हुआ था। शांति और रेखा अब खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रही थी। थोड़ी देर की शांति के बाद, दीदी, ये ट्रेन का सफर वैसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी, कभी हंसी, कभी बड़बड़, कभी खामोशी, लेकिन साथ चलना जरूरी है। हाँ, तू सही कह रही है, और इस सफर में सबसे अच्छा हिस्सा है तू मेरे साथ है। तो अगली बार अकेले नहीं आएंगे, साथ में जाएंगे, और सीट 31, 32 फिर से बुक होगी, और मैं फिर वही मठरी बनाऊंगी। और मैं वही चुहल करूंगी। इसी मजेदार बातचीत के साथ उनका सफर बहुत अच्छे से गुजर रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी मंजिल भी पास आ रही थी। ट्रेन के पहिए धीमे होते ही दोनों बहुएं स्टेशन पर उतर जाती हैं। देहरादून के चमचमाते प्लेटफॉर्म पर आते ही गांव की सादगी एकदम अलग दिखने लगती है। वो दोनों स्टेशन पर उतर जाती हैं। दीदी, यहाँ तो हर दूसरा आदमी स्मार्टफोन लेकर फोटो खींच रहा है। हम तो जैसे काल्पनिक पात्र लग रहे हैं। तू फोटो में घुस जा, मैं तो जल्दी से ऑटो ढूंढ रही हूँ। रिश्तेदारों के सामने देर से पहुंची तो फिर मत कहना कि मेरी साड़ी पुरानी लग रही थी। दीदी, आपकी साड़ी तो एंटीक है, म्यूजियम से मंगवाई है क्या? इसी तानाकशी के साथ वो दोनों बहुएं शादी वाले घर में पहुंच जाती हैं, जहां चारों ओर शादी का खुशनुमा रंग बिखरा हुआ था। अरे ये रही हरदोई वाली बहुएं, एक सीधी सादी, दूसरी फिल्मी बहू जैसी। अरे ये दोनों देवरानी जेठानी कम बहनें ज्यादा लग रही हैं।
अभी काकी ने इतना कहा ही था कि तभी सुप्रिया यानी उन दोनों की मुंह बोली नंद वहां पर आ जाती है। भाभी, आप दोनों आ गई। मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि आप दोनों मुझे भूल ही गई हैं। अरे रेखा, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम हमारी लाडली ननंद हो। अब तो हम तुम्हारी शादी करवा कर ही यहाँ से दोबारा ट्रेन का सफर तय करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस तरह से वो दोनों देवरानी जेठानी सुप्रिया की शादी में खूब मस्ती करती हैं और फाइनली कुछ दिन में सुप्रिया की शादी हो जाती है और वो दोनों देवरानी जेठानी दोबारा से ट्रेन का सफर तय करती हैं। राधा एक सांवली सलोनी लड़की है जो सिलाई मशीन पर अपने लिए कपड़े सिलाई कर रही होती है ताकि वो अपने कॉलेज के फैशन कंपटीशन में जीत हासिल कर सके, जबकि उसकी छोटी बहन माधवी आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। माधवी, देखो मैंने अपने लिए नया ड्रेस डिजाइन किया है कॉलेज के प्रतियोगिता के लिए। हमेशा खुद ही क्यों सिलती हो? कर लो माई, बाजार में इतने अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, वहां से जाकर ले आती। मैंने तो ऐसा ही किया। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। मुझे खुद के बनाए कपड़े पहनना पसंद है, ये मेरे लिए खास होते हैं। अब तुझे समझाए भी कौन कर लो माई, वैसे भी तू कहाँ अपने सामने किसी की चलने देगी। ऐसा कहकर माधवी दोबारा से अपने रूम को संवारने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिनों में कॉलेज का कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां बड़े घर की अमीर लड़कियां महंगे महंगे ड्रेस पहनकर आती हैं। उन्हीं में से माधुरी भी एक थी जिसने महंगा ड्रेस खरीदा था, लेकिन इस प्रतियोगिता में राधा को विजेता घोषित किया जाता है क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था वो सबसे अलग और उसके द्वारा बनाई गई ड्रेस थी। मुझे ये बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता की विजेता है राधा। ये कैसे हो सकता है? मेरा ड्रेस तो ब्रांडेड था। कोई बात नहीं मेरी बहन, मेरी जीत भी तो आखिर तेरी ही जीत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर माधवी वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और इत्तेफाक से दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। अब दोनों बहनों का एक ही ससुराल होता है जहां राधा जेठानी बनती है और माधवी देवरानी। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है। मेरे घर की लक्ष्मियों, अपने सुख पैरों से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी माँ जी। जिसके बाद दोनों बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं। जाओ बहू, अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शादी के दौरान तुम दोनों काफी थक गई होगी। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है जहां राधा सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है और फिर अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। मुझे आज अच्छे से सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। वैसे ये माधवी कहाँ रह गई? कहीं वो भूल तो नहीं गई कि आज उसकी पहली रसोई है? अभी राधा मन ही मन इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास सावित्री आ जाती है। अरे राधा बहू, इतनी सुबह सवेरे रसोई में तुम क्या कर रही हो? माँ जी, वो मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं थोड़ा आज जल्दी से ही रसोई में आ गई। अच्छा किया फिर तुमने। वैसे माधवी भी उठ गई है क्या अपनी पहली रसोई के लिए? जी माँ जी, वो तो मुझसे भी पहले उठ गई है। बस सूर्यदेव को नमस्कार करके वो सीधे रसोई में ही आ जाएगी। मैं तो धन्य हो गई तुम दोनों बहनों को अपने बहू के रूप में पाकर। चलो ठीक है, अब अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। ऐसा कहकर सावित्री देवी वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधा अकेले ही सभी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद माधवी रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग ब्लैक ब्यूटी सिस्टर। अरे माधवी, तू अब आ रही है? तू भूल गई थी क्या? आज हमारी पहली रसोई की रस्म है। व्हाट? पहली रसोई की रस्म? ये क्या होती है? तुझे तो पता है मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो ये रसोई की रस्म में मैं क्या ही करूंगी। वैसे तूने सासू माँ को कुछ बताया तो नहीं ना मेरे बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फिर, अच्छा किया तूने।
अब मैं डाइनिंग टेबल पर इन डिशेस को लगा देती हूँ। ठीक है, अब आएगा मजा। इधर कल्लो माई खाना बनाएगी और सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगी। ऐसा सोचकर माधवी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सभी को राधा के द्वारा बनाया गया खाना पसंद आता है। वाह वाह राधा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए। हाँ माधवी, ये खीर का तो कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोनों बेटों ने। अब तुम दोनों ने मिलकर इतना अच्छा खाना बनाया है तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी तुम्हें मिलना चाहिए ना। लेकिन इस बार गिफ्ट थोड़ा खास होगा। मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट अपने मन का ना देकर तुम्हारे मन पसंद का दूं। तो बताओ बड़ी बहू, तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई में क्या गिफ्ट चाहिए? माँ जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन बहू? वो माँ जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है और मुझे सिलाई करने का बहुत ही शौक है। तो क्या मैं घर में सिलाई कर सकती हूँ? अरे बड़ी बहू, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल तुम कर सकती हो। छोटी बहू, तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस ले आऊंगी। थैंक यू माँ जी। और इस तरह माधवी और राधा की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक और राधा घर की बड़ी बहू होने का बखूबी फर्ज निभाती है और वो घर के हर एक काम को अच्छे से करती है। पूरे घर को वो अच्छे से संभाल लेती है। तो वहीं माधवी घर की छोटी बहू होने के बावजूद भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। वो हर काम अपनी बड़ी बहन राधा के ऊपर सौंप देती है। एक दिन, अरे माधवी, तुम इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी ब्लैक ब्यूटी सिस्टर, प्लीज मुझे ऐसे पीछे से टोका मत कर। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। प्लीज मम्मी जी को संभाल लियो, उन्हें मत बताना कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। पर माधवी, परवर कुछ नहीं। अरे तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं भी क्या अपने ऊपर ध्यान ना दूँ? तुम बस माँ जी को कुछ मत बताना। अभी माधवी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर उसकी सास आकर कहती है, किसी को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख और सुन रही हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। छोटी बहू, तुम बड़ी को ये क्या ब्लैक ब्यूटी कहकर बुलाती हो? वो तुम्हारी जेठानी है इस घर की। आइंदा से मैं ये शब्द ना सुन लूं, ध्यान रखना। और वैसे भी मैंने शुरू से ही बड़ी बहू को इस घर के काम करते हुए देखा है, तुम्हें नहीं। तुम्हें तो बस अपने शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम घर क्या देखोगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी बड़ी बहन को बहला फुसला सकती हो, मुझे नहीं। चलो अब जाओ जहाँ तुम जा रही थी। इस तरह सावित्री अपनी छोटी बहू को जलीकटी सुनाती है। तो वहीं माधवी को इन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शॉपिंग पर चली जाती है। माधवी अक्सर ही ऐसा करती है। वो आए दिन कभी शॉपिंग पर तो कभी किटी पार्टी जाया करती है। उसे अपने ससुराल वालों की कोई फिक्र नहीं थी। वहीं राधा छोटी बहू से बिल्कुल विपरीत थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। राधा बहू, तुम घर के कामों में कितने निपुण हो। तुम्हारी सिलाई की कला भी अद्भुत है। धन्यवाद माँ जी, मुझे अपने काम से प्यार है। राधा घर के सभी कामों को कुशलता से संभालती है और साथ ही अपने फैशन डिजाइनिंग के शौक को भी जारी रखती है। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं अपने दोस्तों को कैसे भूल सकती हूँ? रहने दे सावित्री, रहने दे। अगर तू भूली ही ना होती तो कम से कम हमें अपने घर तो बुलाती। तूने तो अपने बेटों की शादी भी कर दी और हमें बुलाया तक नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो गई। वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं काम करती हूँ, एक किटी पार्टी रखती हूँ जिसमें मैं अपनी सभी सहेलियों को भी बुलाऊंगी। इस तरह हम सभी एक जगह मिल भी लेंगे। वाह, ये हुई ना सहेलियों वाली बात। तो ठीक है, फिर डेट फिक्स कर। ऐसा कहकर सावित्री फोन काट देती है और वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, मैंने सोचा है कि मैं एक किटी पार्टी रखूं जिससे मेरी सहेलियां मेरी दोनों बहुओं से मिल सके। अरे क्यों नहीं माँ जी, तो ठीक है फिर इस किटी पार्टी के लिए तुम अपने लिए ड्रेस ऑर्डर कर लो। तुम्हें जहाँ से भी ड्रेस मंगवाना हो तुम वहाँ से मंगा लो।
पैसे मैं दूंगी। वाह, मैं तो एक नया डिजाइनर ड्रेस ऑर्डर करती हूँ अभी जाकर। माँ जी, मैं तो अपने लिए खुद ही ड्रेस बनाऊंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर लो। राधा, कम से कम अब तो तुम अपने गंवारपन से बाहर आओ। तुम्हारा ये खुद से ड्रेस तैयार करने का भूत कब तक उतरेगा? कहीं तुम माँ जी की बेइज्जती मत करवा देना। नहीं माधवी, तू देखना, मैं इस बार ऐसी ड्रेस बनाऊंगी कि लोग देखने वाले देखते रह जाएंगे। जिसके बाद माधवी महंगे ड्रेस का ऑर्डर देती है, जबकि राधा अपने हाथों से सुंदर ड्रेस तैयार करने लगती है। वो पूरा दिन अपने ड्रेस को तैयार करने में लगाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अब राधा सो भी जाओ, आखिर कब तक तुम ड्रेस को सिलती रहोगी? बस आलोक जी, 2 घंटे और, आप सो जाइए। चलो ठीक है। और इस तरह राधा पूरी रात अपने ड्रेस को तैयार करने में लगा देती है। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां आज किटी पार्टी होती है। सभी महिलाएं सज धज कर आती हैं। राधा का ड्रेस सभी को प्रभावित करता है। राधा बहू, तेरा ड्रेस तो कमाल का है। क्या तूने खुद बनाया है? जी हाँ आंटी जी, मैंने खुद ही डिजाइन किया है। माधवी बहू, आपका ड्रेस भी अच्छा है, लेकिन राधा बहू का ड्रेस तो वाकई में खास है। हाँ ये बात तो है। मैंने आज तक इतना अच्छा पार्टी ड्रेस नहीं देखा। माधवी को ये सुनकर जलन होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। चारों ओर बस राधा की ही तारीफ हो रही होती है। ये देखकर माधवी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि हुनर और काबिलियत की एक अलग ही पहचान होती है। राधा दीदी, क्या आप मेरे लिए भी ऐसा ड्रेस बना सकती हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। राधा बहू, तुमने इस किटी पार्टी में 4 चांद लगा दिए। तुम्हारी कला को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बुटीक खोलना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में माँ जी? हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर क्या था, राधा एक छोटा सा बुटीक खोलती है और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाती है। इसी तरह राधा का बुटीक शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। राधा जी, आपने इतने कम समय में इतना बड़ा व्यवसाय आखिरकार कैसे खड़ा किया? ये सब मेरी मेहनत, माँ जी के आशीर्वाद और परिवार के समर्थन से संभव हुआ है। दीदी, मुझे माफ कीजिए। पहले मैं आपकी कला की कद्र नहीं कर पाई। अब मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। माधवी, मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करती हूँ। चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।